बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी का जो टॉपिक है जी वो है एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। एज़ प्रॉमिस्ड आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है और मैं इस पे कोशिश करूँगा कि हम अगले 10 मिनट 12 मिनट के अंदर अंदर एपिलेप्सी को समराइज़ कर सकें, विच इज़ रियली हार्ड। लेकिन कोशिश ये होगी कि जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं 1 2 3 जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, वो हम इसमें डिस्कस कर सकें। और बना तो आज ही रहे हैं वीकेंड पे ही, लेकिन अपलोड होने में मे बी वीडियो को 1-2 दिन आगे लग जाए। तो आते हैं एपिलेप्सी पे। अब देखें जी, जो झटके हैं ना बेसिकली वो तो बहुत सारी वजूहत से हो सकते हैं। जैसे कि एक हम ऑलरेडी 1-2 वीडियोस पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, फेब्राइल फिट्स जो बुखार के साथ होते हैं, वो एपिलेप्सी नहीं है। इसी तरह कैल्शियम की कमी की वजह से झटके लग सकते हैं, शुगर लेवल्स अप डाउन होने से झटके लग सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 से 3 साल के दौरान गुस्से में जब उनको कोई चोट लग जाती है या वो रो रहे होते हैं, रोते रोते उनको सांस पड़ जाता है, वो टेम्पर टेंट्रम होता है, वो एपिलेप्सी नहीं होती। और इसी तरह कुछ बच्चे इवन बड़े होकर भी जैसे ही वो कोई ब्लड देखते हैं, कहीं से कोई चोट देखते हैं या किसी को इंजेक्शन लगता हुआ देखते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं और वो अपनी बॉडी को स्टिफ कर सकते हैं। तो ये भी एपिलेप्सी नहीं होती, वो वेजोवेगल रिफ्लेक्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बेहोशी को या हर बच्चा ऐसा जो जिसको कोई बॉडी उसकी सख्त सी हो गई है और वो झटके से लग रहे हैं, उसको आप एपिलेप्सी में नहीं डाल सकते। एपिलेप्सी की अपनी बहुत सारी टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 15-20 टाइप्स होंगी इसकी, जिसमें हम जो टॉप की 3 है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसमें पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, एक दौरा सा, एक जिसमें दोनों हाथ पाँव मुड़ सकते हैं, पाँव भी हाथ भी, इवन चेहरे पे भी फ़र्क आता है, आँखों में, और बच्चा थोड़ा ऊपर की तरफ गर्दन कर लेता है, ऊपर की तरफ आँखें चली जाती हैं, मुंह से झाग सी आने लगती है। और ये 10 मिनट 15 मिनट का एक दौरानिया अमूमन बग़ैर बुखार के आता है, ठीक है जी। और इस 10-15 मिनट के बाद जो है वो अक्सर बच्चा थोड़ी गनूदगी में चला जाता है, बेहोशी सी हो जाती है, 2 घंटे के लिए वो पोस्ट एक्टल होता है। अब जर्नलाइज में दोनों तरफ आ गया पूरे जिस्म पे। फिर कुछ एपिलेप्सी ऐसी हैं जो फोकल होती हैं, वो एक तरफ आती है, यूनिलेटरल होती है, एक बाजू पर आ रही है, एक हाथ पर आ रही है, सिर्फ आँख पर आ रही है, होंठ पर आ रही है, वो आपस में स्मैक करते हैं, तो ये फोकल होती है। अब एक एपिलेप्सी ऐसी भी है जिसमें बच्चे को झटके कोई नहीं लगते, लेकिन वो फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाते खाते हाथ उसका यहीं रुक जाएगा और वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टैटिक मोड में चला, जैसे आप किसी चीज़ को पॉज कर देते हैं, वो बिल्कुल उसको कहते हैं एब्सेंट सीयर्स, कि बच्चा अपनी इन्वायरमेंट में से एब्सेंट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। और जब वो 1-2 मिनट का दौरानिया गुजरता है तो ठीक है, यहाँ पे रुके थे, नवाला मुंह में चाहता है और वो खाना खाना शुरू होता है। और जब उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, वो इस दौरान उसको बुलाते हैं, उसको कोई आवाज़ नहीं जाती इस 5-10-15 सेकेंड या मिनट 2 मिनट के लिए। और बच्चा जो उसको रिकॉल नहीं कर सकता, वो कहते हैं जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो नॉर्मल बैठा खाना खा रहा हूँ। तो ये भी एपिलेप्सी है। अब ये टॉप 3-4 एग्जाम्पल्स इसमें टाइप्स हैं इसकी। अब इसमें जो आपने जैसे किसी बच्चे को झटके अल्लाह ना करे लग गए हैं, हमने मिर्गी के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है, आपने 2 पॉइंट ज़हन में रखने हैं। जो बड़े से बड़ी किताब उठा के पढ़ें तो उसमें लिखा है 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट कि भाई ये जो 5-10 मिनट के झटके लगे हैं, इस दौरान यूरिन या स्टूल इनकॉन्टिनेंस हुआ है, छोटा या बड़ा पेशाब निकला था या नहीं निकला था। निकला था तो मिर्गी पॉसिबल है, नहीं निकला था तो वेरी अनलाइकली, फिर वो मिर्गी नहीं हो सकती, मोस्ट लाइकली। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है कि भाई इस 5-10 मिनट के झटके के बाद बच्चा जो है वो 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे के लिए थोड़ा थकावट में चला गया, सुस्त हो गया, बिल्कुल सो गया, नींद आ रही है और गनूदगी हो गई। ये 2 पॉइंट हैं जिसमें हम मिर्गी के ऊपर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मोस्ट लाइकली वो मिर्गी ही होती है फिर, और उसके टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। अगर झटकों के दौरान बच्चा को कोई छोटा बड़ा पेशाब नहीं निकला और वो बाद में बिल्कुल 5 मिनट बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो वेरी अनलाइकली कि उसको एपिलेप्सी, फिर वो मिर्गी होने के चांस बहुत कम है। ठीक हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने अपने जहन में रखना है।
अब आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। तो किसी भी वजह से अगर झटके लगें, चाहे वो फेब्राइल फिट्स हैं, चाहे वो मिर्गी का कोई टाइप थी, चाहे वो सिर्फ वेजोवेगल एक रिफ्लेक्स था कि हम खून देख के गिर गए और हमें थोड़ा झटका सा लग गया, चाहे वो 1 से 3 साल का बेबी था जिसको टेम्पर टेंट्रम हो गया और वो गुस्से में अपना सांस रोक गया और उसका नीला हो गया चेहरा और थोड़ा बॉडी सख्त हो गई, एनी रीज़न आउट ऑफ दीज टॉप 5, आपने अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, जो भी आपका पीडियाट्रिक डॉक्टर है उनको दिखाना है। फिर वो अक्सर अमूमन फ़र्स्ट एपिसोड पे ही टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाते एक तो बेबी के लिए, दूसरा पेरेंट्स की एंग्जाइटी इसमें अगेन बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला किसी को ये मुश्किल टाइम्स ना दिखाएं, इसमें पेरेंट्स परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर अक्सर टेस्ट होते हैं, उसमें बेसिक टेस्ट तो करवा लेने चाहिए पहली बारी में ही, जिसमें आपके शुगर लेवल्स आ गए, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटाशियम आ गए, कैल्शियम आ गया और कंप्लीट ब्लड पिक्चर आ गई। फिर आता है EEG। EEG जो है वो एक दिमाग का टेस्ट होता है जिसमें यहाँ लीड्स लगाई जाती हैं और एक ECG की तरह की एक पट्टी निकलती है जिसको आप EEG कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि EEG जो है वो बड़ा कोई स्पेसिफिक मिर्गी का टेस्ट है। स्पेसिफिक मिर्गी का टेस्ट नहीं है, दिमाग का एक टेस्ट है जिसमें और भी एंसेफेलाइटिस वगैरह को भी देखा जा सकता है, लेकिन 50% मिर्गी जो है वो EEG में पकड़ी जा सकती है और 50% मिर्गी ने बिल्कुल उसमें नज़र नहीं आना। अगर मिर्गी है भी तो भी EEG जो है वो नॉर्मल आ सकती है रिपोर्ट। इसलिए मेरा कोई बड़ा वो पसंदीदा टेस्ट नहीं है, मैं उसको अक्सर तीसरे चौथे विज़िट पे रखता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर कोई दवाई का वो इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आप EEG करवाते हैं और अल्लाह करे कि उसमें वो टाइप हम पकड़ सकें, कोई ख़ास वो सर्टेन टाइप्स हैं जो उसमें नज़र आती हैं, बाकी मिर्गी के समटाइम्स होते हुए भी EEG नॉर्मल आ जाती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये रिपोर्ट तो अब नॉर्मल आ गई है तो इसको मिर्गी तो नहीं हो सकती, तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। EEG नॉर्मल आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि एपिलेप्सी नहीं है, एपिलेप्सी फिर भी हो सकती है। वो हमने उसके बच्चे की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और ये देख के अंदाज़ा लगाना है कि उसको किस किस्म के फिट्स होते हैं, किस टाइम होते हैं, फ़ीवर के साथ होते हैं या नहीं होते हैं, और उसकी बेसिक प्रोफाइल कैसी आती है, कैल्शियम कैसा है, शुगर्स कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप इस डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं भाई किस टाइप की वीडियो है। तो अक्सर क्लिनिक पे या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जब मैं काम करता रहा हूँ तो वहाँ जब हमारे सामने नहीं होता ऐसा कोई बेबी, तो आता है बच्चा आता है, माँ बाप बताते हैं जी इसको घर पे ऐसे हो गया था और उस टाइम बेबी नॉर्मल बैठा होता है साथ, तो फिर अक्सर मैं उनको कहता हूँ, इवन शिफा में भी उनको हम दाखिल कर लेते थे कि भाई इसका वीडियो एविडेंस बन जाए कि हम एटलीस्ट डॉक्टर देख सके कि किस किस्म के फिट्स हो रहे हैं। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें भी। तो घर पे हों तो उस टाइम बेबी की वीडियो बना लिया करें आप। कहना आसान है, करना मुश्किल है, ज़ाहिर है जो वो टाइम होता है वो ऐसा होता ही इतना पैनिक का है कि ये चीज़ें कहाँ कोई करता है, लेकिन बस बच्चे की बेहतरी के लिए वो वीडियो अगर बन जाए तो डॉक्टर के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि उसमें हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं कि इस झटके के दौरान ये अंगूठे जो है ये अंदर की तरफ बंद था या बाहर खुला था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। बाकी आपने जहन में उस टाइम यही रखना है कि छोटा बड़ा पेशाब कुछ निकला या नहीं निकला, और बाद में बच्चा कितना फ्रेश है, 5-10-15 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर बाद में वो गनूदगी सी है, थकावट है और वो 1-2 घंटे के लिए सो गया है, देन फिर हमें टेस्ट करवाने चाहिए लाजमी। ठीक है जी। अब लास्ट में मैं एक मिस कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाता हूँ। वो मैंने पहले भी एक फेब्राइल फिट्स की वीडियो में बोला था कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ये होता है कि झटके लग रहे हैं, बच्चा बेहोश होता है, गिरता है, हाथ पांव मुड़ते हैं, आंखें ऊपर चली जाती हैं। ये सारी एपिसोड देख के जो इलाके के सो कॉल्ड सियाने होते हैं या इवन कुछ बड़े होते हैं, वो कहते हैं जी ये तो बेबी को हो गया है, साया हो गया है, पोजेस्ड हो गया है, इसको परछावा हो गया है, इसको डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, इसको कहीं किसी दरबार पे लेके जाओ, कहीं पीरों फ़कीरों के पास लेके जाओ, इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब इसमें फिर फॉर गॉड सेक, जिसको उर्दू में कहेंगे अल्लाह का वास्ता है, ठीक है जी, अल्लाह का वास्ता है कि उसमें हमने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। कुरान मजीद पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ऑफ कोर्स उससे शिफा मिलनी है हमें इंशाल्लाह, लेकिन ये डिले मत किया करें। साथ ही डॉक्टर को भी दिखा लिया करें कि भाई ये ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए हमें, और
तो अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, अब हम इन पुराने टॉक्स में से निकलें कि हम घर पे ही इस सीरियस बीमारी को टैकल करते रहें ये कह के कि ये कोई परछावा हो गया। नहीं, ये दिस इज़ रॉन्ग, ज़्यादती है बच्चों के साथ। जब एक इलाज मैसर है, अब एक इलाज हम कर सकते हैं, तो फिर वाई नॉट हम बच्चों के लिए ये करें। अगेन वही बात आ जाएगी कि बच्चे रोज़ रोज़ नहीं मिलते, अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं तो हर वो कोशिश उनकी सेहत के लिए करनी चाहिए जितना आप कर सकें। ठीक है जी। और एपिलेप्सी ट्रीटेबल है 90%, और उसमें बड़े से बड़ी किताब अगर उठाएं वो कहती है भाई 2.5 साल आप इलाज करा लें, ऐसे 2.5 साल जिसमें कोई झटका ना लगे तो इलाज मुकम्मल हो जाता है, एपिलेप्सी ट्रीट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें। लेकिन जो टाइप होती है एपिलेप्सी की वो जनरलाइज्ड है, वो फोकल है, वो एब्सेंट सीयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन होती है जो कि फिर उस टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बेबी के वेट करने के बाद, वज़न करने के बाद। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ बैठ के दवाइयों के नाम नहीं लिए जा सकते, उसमें एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कहना भी गलत होगा मेरा कि मैं कहूँ जी झटके लगे इस तरह के हैं तो ठीक है आप ये दवाई दे दें, दैट ऑल्सो वुड बी रॉन्ग। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ कि बेसिक बातों के ऊपर कि ये 1 2 3 आपको पता होने चाहिए। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मुश्किल टाइम अल्लाह ताला किसी को ना दिखाएं। और अगर किसी बेबी को ऐसा है तो प्लीज़ परेशान मत हो, उसमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये ट्रीट हो जाती है बीमारी। अल्लाह ताला सेहत रखें, पेरेंट्स के लिए आसानी करें, बच्चों के लिए आसानियाँ करें, सेहत रखें, आफ़ियत रखें। अस्सलाम वालेकुम।